नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव का डंका बज चुका है। प्रत्याशी लगे हुए हैं लोगों को लुभाने में, उनसे बातचीत कर रहे हैं घर घर जाके। इसी कड़ी में रोहतास के नोखा प्रखंड के युवा मुखिया पद के प्रबल दावेदार अमन कुमार से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें नोखा प्रखंड की, तो नोखा प्रखंड में छठे चरण में 3 नवंबर को मतदान होना है, जहां सभी प्रत्याशियों को नामांकन होने के बाद, सिंबल मिलने के बाद अपने अपने क्षेत्र में सभी प्रत्याशी उतरकर अपने पक्ष में मतदान को लेकर लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हम इस वक्त मौजूद हैं कुरी पंचायत में और हमारे साथ अमन कुमार जो हैं कि शिक्षित उम्मीदवार मुखिया प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन कराकर और इनका चुनाव चिन्ह जो है ढोलक छाप है और ये चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सबसे पहले डीटीवी भारत में अमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप शिक्षित हैं, MBA उम्मीदवार पढ़ कर आए हैं और पंचायती सरकार की अगर बात कर रहे गांव की सरकार की, तो पंचायती चुनाव में आप उतर कर जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या कुछ कमियां रहीं आप बताना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं पूरी पंचायत के जितने भी मेरे देवता तुल्य, पिता तुल्य, माते तुल्य हमारे बड़े भाई हैं, सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके चरण स्पर्श करता हूं, प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। इसके साथ जितने भी मेरे छोटे भाई बंधु हैं सबको मैं ढेर सारा प्यार देता हूं। सबसे पहले आप बताएं हमारे दर्शकों को कि आप क्या इतिहास क्या रहा, आप कहां से अपने पंचायत में उठकर आए और आपका पैतृक गांव कहां पड़ता है, क्या इतिहास रहा है आपका? मेरा जन्म लिलारी गांव में हुआ था जी। इसके बाद मैंने 7 साल यहाँ पर अपना जन्म बिताया, खेला खुदा अपने माटी में लिलारी गांव में। उसके बाद यहाँ से 20 साल मैं रांची में रहा। रांची यूनिवर्सिटी से मैंने BA पास किया। उसके बाद मैं 2 साल सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ गया, वहाँ से MBA हमने किया डिस्टेंस। इसके बाद साथ में 2 साल तक निम्बस IT सॉल्यूशंस नोएडा में जो कंपनी है उसमें मैंने IT सर्विस से मैंने जॉब किया एग्जीक्यूटिव का पोस्ट से। उसके बाद फिर मैं वहाँ से 2 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ उस समय मैं गांव आया था। उस समय जब मैं यहाँ आया तो मैं यहाँ का हालात देखा, लोगों का विचार देखा, तो लोगों का कहना ये है कि गांव कभी बदल नहीं सकता जी। तब हमने पूछा क्यों, यहाँ के लोग की स्थिति ऐसी है। फिर हमने देखा कि लोगों के ऐसा विचार क्यों है भाई, तो शिक्षा क्या ऐसा माहौल है कि लोग केवल बच्चे को खिचड़ी के लिए, चावल के लिए स्कूल भेजते हैं, न कि शिक्षा के लिए। दिन में सारे गार्जियन बैठ कर के अपने बच्चों के साथ टाइम न बिताते हैं बल्कि ताश खेलते हैं। तो हमें लगा कि इसको जागरूक कैसे करना चाहिए। तो फिर हुआ कि जनता सेवा तो कैसे किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो समाज के लिए करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये सच्चाई है कि नून, तेल, गेहूँ, चावल, दाल सब हम खरीदते हैं, रोड पर चलते हैं, पेट्रोल भी खरीदते हैं। टैक्स कौन देता है? हम देते हैं जी, हमारी जनता देती है ना, हमारे लोग देते हैं ना। और उसका पैसा कहाँ जाता है? टैक्स का सरकार के पास। बिल्कुल। अब वो पैसा फिर सरकार क्या करती है? हमारे गांव के लिए, हमारे विधानसभा के लिए, हमारे संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए वो पैसा फंड के रूप में दिया जाता है जी। और वो पैसा किसके पास आता है? जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके पास आता है। और वो पैसा क्या होता है? आपके पास 1 करोड़ रुपये आया, मान लीजिए प्रतिनिधि चुने हुए जी। आप 1 करोड़ रुपये पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं? अगर होता तो ये रोड ऐसा नहीं दिखता जी, तो लोग ऐसा नहीं दिखते। गांव की तस्वीर बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती। कम से कम शिक्षा का ऐसा हाल तो बिल्कुल नहीं होता है। और मैं क्या कहूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं मुझे मिले, उन्होंने बताया कि जो एक्चुअल में जिसको जरूरत है उसको कुछ लाइब्रेरी का व्यवस्था नहीं होना चाहिए था। जो हमारे बच्चे इधर उधर घूमते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। बच्चों को समय पर खेलना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। बिल्कुल। लेकिन साथ में शिक्षा के लिए माहौल बनाना वो हमारा प्रतिनिधि का, हमारे समाज में रहने वाले लोगों का काम है। लाइब्रेरी का व्यवस्था होना चाहिए। आज तक हमारे पंचायत में किसी भी गांव में कोई भी किसी प्रकार का कोई मुक्तिधाम नहीं है। सारे लोग चाहे किसी भी समाज से हो वो रोड पर ही अपने दाह संस्कार करते हैं जी। इसके साथ साथ आज का डेट टेक्नोलॉजी का है। लॉकडाउन में सबको महसूस हो गया कि आज के में बिना ऑनलाइन का कुछ नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन क्या हमारे मुखिया साहब जो थे, चाहे सरपंच थे, चाहे जो भी समाज के प्रतिनिधि करने वाले थे, लोग कहते हैं कि हम सेवक हैं। सेवक है? क्या सेवक है? आप एक वाईफाई नहीं जानते हैं कि वाईफाई एक लगवा देते एक गांव में, उससे कितने सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास करते, कुछ पढ़ते, कुछ सीखते। जैसे कि दूरदर्शन पर भी कार्यक्रम चलता था। दूरदर्शन पर काम चलता है।
बहुत सारे चैनल है जिस पर पढ़ाई किया जाता है। बच्चे ऑनलाइन कम से कम टीवी मूवी सीखते हैं। बिल्कुल। अरे जो अनर्गल चीज़ है उसको बैन कर दिया करते हम लोग, लेकिन बच्चे कुछ तो सीखते, आगे बढ़ते, समाज में कुछ दिखता है। चाहे हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे जो गार्जियन है, वो भी आजकल घर बैठ कर के रामायण दिखते हैं। इससे हमारी संस्कृति बढ़ेगी, समाज पता चलेगा कि हमारी संस्कृति कैसी थी, क्या थी और क्या करना चाहिए। अच्छा, आपके साथ महिलाओं का हुजूम दिख रहा है। महिला घरेलू हिंसा की अगर बात कर ले तो बड़ी समस्या रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। यदि आपको जनता यहाँ से चुन लेती है और चुन कर आप यहाँ आते हैं तो महिलाओं के लिए सबसे पहले क्या आपका फोकस रहेगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरा नारा ही है, नारी शक्ति और युवा शक्ति जिंदाबाद। नारियों का मतलब एक परिवार का एक हिस्सा नहीं, एक समाज होती है नारी, संसार होती है नारी। एक नारी से 2 परिवार सजते हैं और 2 परिवार से समाज, समाज से गाँव और शहर। अगर हमारी समाज की महिला अगर शिक्षित होगी तो हमारे सारे परिवार शिक्षित होंगे। और सबसे पहले महिला के लिए हम चाहेंगे कि कुछ व्यापारिक साधन किया जाए, जैसे कि सिलाई का। पहले तो कौशल विकास चाहिए जी, सिलाई सेंटर खुलवा के सिखाना है, ब्यूटिशियन कुछ कराना है। इसी प्रकार तमाम सारी चीज़ें सरकारी योजनाओं की तरफ से जो आती है, जो जमीन पे नहीं आ पाती है, उसको लाना। स्वयं सहायता समूह। हम चाहते हैं कि हमारे महिलाओं और उसके साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए कुछ रोजगार करें, ताकि अपने परिवार का पेट का पालन पोषण जो है स्वयं कर सके, किसी को आश्रित ना हो। और जब वो खुद पे आश्रित हो जाएगी, किसी पर और आश्रित नहीं होगी, तो फिर किसी का मार झगड़ा सहन या फिर जो भी कहते हैं कि मर्द लोग करते हैं, जुल्म करते हैं औरतों पे, वो नहीं होगा। वो खुद उस समय गुलाम हो जाएंगे औरतों का, कि वो खुद तो पैर पर खड़ी हो जाएगी, आपके सामने हाथ ही नहीं चलाएगी। बिल्कुल। मतलब आर्थिक स्थिति मजबूत करने को लेकर आप सोचते हैं? हर हाल में आर्थिक मजबूती हो, शिक्षा से मजबूत हो, उनका कौशल विकास हो, ताकि वो समाज में अपने आप को खुद खड़ा कर सकें। अच्छा, बात करेंगे विद्यालय। सरकारी विद्यालय में आमतौर पर क्या होता है कि आधुनिक शिक्षा नहीं मिल पाती है, और कई लोग होते हैं जो जिनके पास पैसे होते हैं वो प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को भेजकर आधुनिक शिक्षा ग्रहण करा लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे जो होते हैं उन्हें आधुनिक शिक्षा से महरूम होना पड़ता है। ऐसे में आपको चुन लिया जाता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम जितने भी गरीब बच्चे हैं, वो मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा कि घर घर जा कर के बच्चों को ढूंढें, उनको अपने स्कूल में, गांव में जो भी स्कूल है उसमें एडमिशन कराएं। फिर उस स्कूल का हम व्यवस्था देखें किस प्रकार चल रहा है। आजकल स्मार्ट क्लास का समय आ गया है, स्मार्ट क्लास है या नहीं है। हम तो देखते हैं कि शाम होते हैं वहाँ पे बच्चे, मतलब न गेट है, न कुर्सी है, न ठीक से बैठने की व्यवस्था है, एक न फूल पौधा, कुछ भी नहीं है। पहले वहाँ का हम सुविधा का हल करेंगे, उसके बाद हर घर से हर बच्चे को ढूंढकर स्कूल में दाखिला कराएंगे और कोशिश करेंगे कि हर बच्चे को हर घर में कॉपी किताब की व्यवस्था, जिसको मतलब कि नहीं पूर्ति हो पाता, उसको हम अपने तरफ से पूर्ति करेंगे। अच्छा, अब पंचायत में तीसरी आँख की बात हो रही है, आप जीतेंगे तो उसको किस तरीके से लगा पाएंगे? और सुरक्षा के लिहाज से हम सवाल कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि पंचायत स्तरीय देश की सबसे बड़ी स्तरीय इकाई है, तीसरी इकाई है ना। जब तक कहते हैं कि घर का परिवार मजबूत नहीं होगा, वो घर मजबूत नहीं होगा, वो समाज मजबूत नहीं होगा, उसी तरह पंचायत मजबूत नहीं होगा तो ना हमारा विधानसभा, न जिला, न कुछ, सब बेकार हो जाएंगे। जी जी। तो हम कहते हैं कि तीसरी आँख को मजबूत करने की सख्त ज़रूरत है, और वो होगा शिक्षा से, कौशल विकास से, युवाओं का विकास से, महिला का विकास से, गाँव स्वयं विकास से। आपने उन तमाम योजनाओं का जिक्र किया कि फंड कैसे आता है, लेकिन आपका क्या घोषणा पत्र है? आप किस घोषणा पत्र के आधार पर लोगों के बीच जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जब मैं लॉकडाउन में आया था तो हमारे पास एक कार था विको वैन जी, और लोग हमारे पास आते थे कभी कभी कि भैया चलिए ना, थोड़ा सा ये काम है, भैया चलिए तो हॉस्पिटल जाना, भैया चलिए ना थोड़ा सा। तो हमने देखा कि इतने गरीब लोगों को, कि अगर मान लीजिए कि हमारे घर में अगर कोई महिला प्रसव से है, बिल्कुल, रात को 2 बज रहा हो, तो वो व्यक्ति ये नहीं सोच पाता है कि हमें हॉस्पिटल जाना है तो 2000 रुपये चाहिए, बल्कि पहले ये सोचता है अब रात को 2 बजे जाना है तो गाड़ी भाड़ा हम कहाँ से दें जी। तो क्या आज तक 50 साल में, 60 साल में एक एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता था। दूसरी चीज़ हम देखें, जो हमारे बच्चे इस तरीके से इधर उधर घूमते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं,
देखिए, यहाँ पर उजाला होगा, वहाँ पर क्राइम नहीं होगा, कोई डरेगा नहीं, कोई भयभीत नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो रक्षा बोले, हम चाहेंगे कि उनको कुछ ऐसी कौशल शिक्षा दिया जाए जैसे कि आजकल कराटा चल रहा है। हम चाहेंगे कि स्कूल में खेल कूद के साथ साथ, पढ़ाई के साथ खेल कूद के साथ साथ उनको कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जैसे कुछ लोगों से युद्ध भी कर सकते हैं, आत्मरक्षा के लेकर के रानी लक्ष्मीबाई की तरह हमारे गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। मतलब बच्चियाँ भी मजबूत हो, बच्चियाँ मजबूत हो, बच्चे मजबूत हो, सभी मजबूत हो, कोई अन्याय को सह न पाए, उसके सामने खड़ा होता है। इसलिए उनको सशक्त करने का काम करेंगे। अच्छा, ये रोहतास जिला है, धान का कटोरा कहा जाता है। किसानों को जो फसलों की बात करें तो उचित जो है दाम नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में आप जीतेंगे तो किसानों के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं किसी का बात तो नहीं करूँगा, लेकिन अपने किसानों के लिए जरूर बात करूँगा। यहाँ पर सर्वप्रथम कि किसानों को खेती के लिए भारत सरकार बहुत सारा स्कीम चला रही है। सर्वप्रथम तो किसानों को ये जागरूक करना होगा कि हमारे जो धरती है यहाँ पर किस प्रकार की खेती करना उचित है। लोगों को जागरूक करेंगे, उसके साथ साथ उचित मूल्य पे उनको कीटनाशक, खाद, दवा, साथ में उचित मूल्य बाजार, उनको सब कुछ मुहैया कराने का हम काम करेंगे। उसके लिए संगठन बनाएंगे जो हमारे समाज के किसानों के लिए काम करेंगे। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को यही संदेश देंगे कि वो अपने समाज को शिक्षित बनाए, एक ऐसा नेता चुने जो उनके समाज के लिए जी जान से लगा रहे। पैसा हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, उनके पास मान सम्मान उस नेता के पास देने के लिए जरूर। सुरक्षा को लेकर आप से हम बात करेंगे। बच्चियां विद्यालय जाती है, कई तरीके से उन लोगों को जो है शोषण होता है। ऐसे में क्राइम को रोकने की दिशा में यदि आप जैसे जनप्रतिनिधि पढ़ के आते हैं, शिक्षित होते हैं, किस तरीके से रोकने का मैनेजमेंट बनाएंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। गांव आया तो मैंने देखा ये सारी चीज़ें को। पहली बात कि जब चुनाव आता है, हमने देखा इस बार चुनाव में कि चुनाव जैसे नज़दीक आता है, हर पोल पे बॉल अटक जाता है जी 10 दिन पहले, और फिर 10 दिन खत्म हो गया, वो बॉल गायब हो गया जी। तो हम सर्वप्रथम चुनाव जीतने के बाद हर पोल पर लाइट की व्यवस्था करेंगे ताकि जहाँ उजाला होगा वहाँ क्राइम नहीं होगा। अमन कुमारी चुनावी मैदान में है, क्या अपेक्षा है, विश्वास है कि ये विश्वास है काम करेंगे? क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव इनको जो है जीत जाएंगे? हाँ, जीत जाएंगे। बदलाव होगा? ठीक है। अपेक्षा है कि कार्य करेंगे? हाँ, करेंगे। जी, नाम बताएंगे अपना? मंजू देवी। अमन कुमारी चुनावी मैदान में है, कैसा आदमी है, कैसा व्यक्तित्व है, अच्छा है। क्या अपेक्षा है, काम करेंगे? काम करेंगे। आप सभी महिलाएं इनके साथ घूम रही है, क्या रिस्पांस मिल रहा है, लोगों में समर्थन मिल रहा है? समर्थन मिल रहा है कि हाँ, ये अच्छा लड़का है, ये चुनाव में कुछ हासिल देना चाहता है कि हम एक बार देख करके देखेंगे। जी जी। फिर हम बदलाव करिए, उसके बाद में हम देखेंगे। ये इसीलिए हम। क्या कुछ कमियां रही इस पंचायत में? नहीं, हमको कमी नहीं। मतलब इस पंचायत में पिछले जो रहे उनके द्वारा? हाँ, रही है। हम लोग का घर जो खाल में है वो ऊंच नहीं हो रहा है। हाँ। जो गली नली है वो अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ। होता है लेकिन लेट करके होता है, ये बात नहीं है। इनसे अपेक्षा है कार्य करेंगे? कार्य करेंगे। नाम बताइएगा अपना? कुंती देवी। तरस निभाएंगे, क्योंकि आज की डेट में युवा ही भविष्य के सारे सिस्टम को जानता है, जानने के लिए, इसलिए कि वो शिक्षित है, सारे सिस्टम समझ रहा है। अगर गवर्नमेंट के यहाँ से कोई चीज़ आ ही रहा है करने के लिए और वो जान ही नहीं रहेगा तो वो दूसरे से क्या करेगा। लेकिन जो लड़का पढ़ा लिखा है, जो इस चीज़ को समझ रहा है, जो अपने समझ लेगा वो दूसरों को समझाएगा। इसलिए परिवर्तन जो है ज़रूरी है, और एक जोश खरोश के साथ सारे महिलाएं, बच्चे, जो नौजुवक हैं, बूढ़े हैं, वो लगे हुए हैं ताकि एक परिवर्तन हो, नया युग आए, और उसमें किसानों को, मजदूरों को, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको भरपूर सहयोग मिले ताकि उनको मान सम्मान इज्जत के साथ होगा। क्या लगता है कि बदलाव होगा? जरूरी बदलाव होगा, क्योंकि जब युवा तैयार है, महिला तैयार हैं, तो बदलाव निश्चित है।